औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल है और ये क्वालिटी कोचिंग एकेडमी है। आज हम प्री मेडिकल सीरीज़ 1 का टेस्ट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में हमने MCQs शामिल किए हैं चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 8 से, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम और एसिड और बेसिस। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। स्टूडेंट अक्सर इन क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। तो आप सारी वीडियो को देखें, आखिर तक सारी वीडियो देखें और फिर आप जो हैं इसमें देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, कि डिफरेंट होते हैं, कि कांस्टेंट होते हैं, कि नन ऑफ दीज होते हैं। तो ये याद रखें, इक्विलिब्रियम स्टेट का अक्सर स्टूडेंट ये मतलब लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदारें बराबर होंगी, लेकिन इस तरह नहीं होता। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बराबर होना ज़रूरी नहीं होता इक्विलिब्रियम में, बल्कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है तो इक्विलिब्रियम के इस्टेब्लिश होने के बाद रिएक्टेंट की मिकदार में मज़ीद कमी नहीं आती है और प्रोडक्ट की मिकदार में मज़ीद इजाफ़ा नहीं होगा। गोया कि रिएक्टेंट्स की मिकदार भी कांस्टेंट हो जाती है और प्रोडक्ट की मिकदार भी कांस्टेंट हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है, when delta n is 0 for a reversible reaction। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, अगर आपके साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो और उसमें डेल्टा n जो है ना ये 0 हो। डेल्टा n किसे कहते हैं? डेल्टा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर आप प्रोडक्ट के मोल से रिएक्टेंट के मोल माइनस करें तो इससे जो आंसर आता है ना, इसको हम डेल्टा n कहते हैं। तो ये याद रखें कि डेल्टा n जब 0 होगा तो आपका Kp और Kc आपस में बराबर होंगे। अगर डेल्टा n जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी 1 2 3 4 हो, तो फिर Kp जो है दैट विल बी ग्रेटर देन Kc। और अगर डेल्टा n इज़ लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट की मोल्स कम हैं और रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं तो फिर Kp जो है ना वो Kc से कम होगा। तो ये 3 सिचुएशन हमारे साथ पॉसिबल होते हैं। अगर डेल्टा n 0 के बराबर है तो Kp और Kc जो है ये आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई RT रेज़ टू द पावर डेल्टा n। तो अगर डेल्टा n हमारे पास 0 है तो Kp विल बी इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई R। दिस इज गैस कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर। एंड डेल्टा n अगर हमारे पास 0 हो तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो फिर Kp जो है ये Kc के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन, हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2Cl2 एंड प्लस 2HCl is carried out in 1 liter flask. If the same reaction is carried out in 2 liter flask, the equilibrium constant will be। तो देखो, अगर हम फ्लास्क के वॉल्यूम को ज़्यादा करते हैं, पहले वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम V1 था, वो 1 लीटर था। अब वॉल्यूम जो है ये V2 होगा, 2 लीटर होगा।
आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, तो वॉल्यूम जब ज़्यादा हुआ, जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमने प्रेशर को एक्चुअली डिक्रीज़ किया है। इंक्रीज इन वॉल्यूम मीन डिक्रीज इन द प्रेशर। तो प्रेशर कम अगर हम करेंगे, प्रेशर को अगर हम हाफ करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो ये याद रखें कि प्रेशर को ज़्यादा करने से या कम करने से देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ के सी और के पी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रेशर ज़्यादा होने से आपने पढ़ा है कि द सिस्टम मूव्स in that direction in which there is decrease in the number of moles, लेकिन ये बात अलग है। और Kp या Kc का बदलना ये अलग बात है। तो Kp और Kc जो है ये प्रेशर चेंज होने से या कंटेनर के वॉल्यूम चेंज होने से इस पर कोई भी असर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ Kp और Kc चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मतलब ये है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 72, ऑन हीटिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज एज 2NO2 2NO plus O2 when 4 moles of nitrogen dioxide are heated and the equilibrium mixture is found to contain 0.8 mole of oxygen, the numerical value of equilibrium constant in this reaction will be। तो ये देखिए 2NO plus and it produces 2NO2 produces 2NO and plus O2। ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इनिशियल मोल्स 4 मोल हों और इसके मोल्स कितने होंगे 0 मोल, इसके मोल कितने होंगे 0 मोल। कहता है कि अगर आखिर में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स 0.8 मोल हों, फाइनली वी हैव 0.8 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बाकी की कंसंट्रेशन हमें गिवन नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमको गिवन है और वो है 0.8। तो आप इधर से मालूम कर सकते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। देखें 1:2 में है ये, तो अगर ये 0.8 है तो इसकी कंसंट्रेशन इससे डबल होगी। कितनी होगी 1.6 होगी। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। लुक, इस इक्वेशन में हमें पता चलता है कि इसके 2 मोल से ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनते हैं 1 मोल। यानी जितना ऑक्सीजन बनेगा उसका डबल अमाउंट जो है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का डिकम्पोज हुआ होगा। तो ये जब 0.8 मोल बना है तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने मोल यूज़ हो गए हैं 1.6 मोल ये यूज़ हुआ है। तो अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 4 मोल है और इसका डबल अमाउंट यहाँ पर डिकम्पोज हुआ होगा। ये 0.8 मोल बना है तो इसका डबल अमाउंट डिकम्पोज हुआ होगा, यानी 1.6 डिकम्पोज हुआ होगा। तो 4 से 1.6 को आप माइनस करें। So what is the concentration of NO2 now? So that will be 2.4. This is the equilibrium concentration. तो आपके साथ NO2 का equilibrium concentration 2.4 होगा, NO का 1.6 होगा, O2 का 0.8 होगा। अब equilibrium constant हम किस तरह मालूम करते हैं, number of moles of the product raised to the power concentration of product raised to the power number of moles, our O2 divided by NO2 raised to the power 2. So what is the concentration of NO? It is 1.6 raised to the power 2 multiplied by O2. So we will write 0.8. And what is the final concentration of NO2? So this is 2.4 our raised to the power 2. So this formula is correct for the value of Kc. So option number
डी इज करेक्ट। ये इस किस्म के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़रा आपने कॉमन सेंस को यूज़ करना होगा और इस किस्म के प्रॉब्लम को आप ज़रा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 73, द आर्बिट्रेरी इक्विलिब्रियम partial pressure of nitrogen, hydrogen and ammonia for a given system are 131. Yani what is the partial pressure of nitrogen? This is 1. What is the partial pressure of hydrogen? This is 3. What is the partial pressure of ammonia? That is also 1. Our system हमें दिया है कि N2 plus 3H2 and 2NH3. Now, the Kp value will be equal to partial pressure of ammonia raised to the power 2, partial pressure of nitrogen into partial pressure of hydrogen raised to the power 3. तो अमोनिया का partial pressure 1 है, तो 1 raised to the power 2, partial pressure of nitrogen is 1, और partial pressure of hydrogen is 3 raised to the power 3. So you will get 1, 3 3s are 9 and 9 3s are 27. So this will be the partial pressure 1/27. तो ऑप्शन नंबर बी जो है 73 में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, at 444 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure, the equilibrium constant Kp for the system is 50. What will be the value of Kp at the same temperature but under 2 atmospheric pressure? तो again this is very simple. मैंने explain किया कि प्रेशर ज़्यादा होने से Kp या Kc की वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। तो जिस तरह Kp की वैल्यू पहले 50 थी तो अब भी 50 होगी। तो 74 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट on the equilibrium constant. 75. Which one of the following factor affects the magnitude of equilibrium constant Kp for a reversible reaction? तो ये अभी मैंने 2-3 मिनट पहले ये बात बताई थी कि Kp और Kc की वैल्यू जो होती है वो ओनली एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो 75 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76. A reaction reaches a state of equilibrium only when? कब इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंचता है एक सिस्टम? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। द सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम कब? when the product react together at the same rate at which they are formed. यानी जिस स्पीड से वो बनते हैं तो उसी स्पीड से वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो जिस रेट से वो बनते हैं उसी रेट से वो वापस डिकम्पोज होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इन इक्विलिब्रियम स्टेट what happens that at the speed at which speed the product is formed, at the same speed the product will react back to produce the reactant. Question number next जो है 77. For a reaction N2O4 to NO2, the Kp is less than, for which of the following reaction Kp is less than Kc? तो मैंने अभी आपको बताया था कि Kp Kc से कब कम होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो कम हों और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हों, तो फिर Kp की वैल्यू कम होगी देन Kc से। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखें यहाँ पर तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी ऑप्शन आप देखें 2N2 + 3H2 2NH3, तो आप इधर देखें यहाँ पर इसका 1 मोल है और इसके 3 मोल हैं, तो रिएक्टेंट के मोल 4 हैं और प्रोडक्ट के मोल
2 हैं। तो इस केस में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो लेस हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो प्रोडक्ट के मोल जब कम होंगे तो तब Kp की वैल्यू Kc से कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 77 में ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बाकी सब सिस्टम में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज़्यादा हैं, सिर्फ ऑप्शन बी में प्रोडक्ट के मोल कम हैं रिएक्टेंट के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 78, ये हमारे पास रिएक्शन है H2 + CO2 प्रोड्यूसेस H2O + CO और डेल्टा H इज़ +41। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना ये एंडोथर्मिक है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कहते हैं द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम इक्विलिब्रियम को कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं? तो इसमें यह है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने सिस्टम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो इसके लिए आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें लोअरिंग इन टेम्परेचर लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, तो ये बात गलत है। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सो द सिस्टम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इंक्रीज इन प्रेशर, बी ऑप्शन में लिखा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट के मोल्स 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट के मोल्स भी 2 मोल्स हैं। तो जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल आपस में बराबर बराबर होंगे तो फिर प्रेशर का भी इस पर इफेक्ट नहीं होगा। द सिस्टम विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेशर। तीसरा है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये भी गलत है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पर है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से द सिस्टम विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। और चौथा ऑप्शन जो है इफ़ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ठीक है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से द सिस्टम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 79। फॉर अ रिएक्शन if the value of Kc increases with increase in temperature the delta H for the reaction will be। तो ये याद रखें कि जब आपके साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो Kp या Kc they are directly proportional to the temperature, यानी टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो Kp या Kc वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो फिर टेम्परेचर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होगा, यानी Kc की वैल्यू जो है Kp या Kc की वैल्यू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ हुई है तो इंक्रीज़ होने का मतलब ये होगा कि द प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक, और जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो ऐसे प्रोसेस के लिए डेल्टा H की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, अ रिएक्शन विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपने 3 सिचुएशन पढ़े हैं कि अगर कोशेंट ऑफ कंसंट्रेशन Kc से कम होगा तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर QC और Kc बराबर हैं तो द सिस्टम इज़ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, और अगर QC जो है वो Kc से ग्रेटर होगा तो फिर रिवर्स रिएक्शन होगा। तो ये 3 कंडीशन आपने पढ़े हैं। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ QC इज़ लेस देन Kc so then the system will be moving in the forward direction। तो 80 में ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर सर्टनली फेवर्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से
वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटर अकर एट लो टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए आपने टेम्परेचर को कम करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82। Question number 82. Solution is unsaturated when, तो ये आपने तीन चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट जो है वो अगर कम हो के P से, तो आपका सॉल्यूशन जो है दैट विल बी अनसैचुरेटेड। और अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगा तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। एंड इफ द आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर और लार्जर देन P, तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है दैट विल बी सुपर सैचुरेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 82 में द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड व्हेन, तो ये कब होगा? व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन P। तो ये जवाब ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन P, तो इसका मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। कहता है कि Kp और Kc का रिलेशन है। कहता है कि इसमें आप सही रिलेशन फाइंड करें। तो सही रिलेशन ये है Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84। What will be the effect of increase of pressure on the following equilibrium system? तो ये मैंने बार बार आपको समझा दिया, लेकिन दोबारा इस किस्म के क्वेश्चन में इस वजह से देता हूँ कि क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टेटमेंट जब चेंज हो जाता है तो उसमें फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो ये याद रखें कि अगर हम सिस्टम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा या कम करेंगे तो उसके साथ सिस्टम फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेकिन Kc और Kp पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो 84 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इस वजह से आप सिर्फ ये चीज़ आप जहन नशीन करें कि प्रेशर ज़्यादा या कम होने से Kp और Kc पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़े टाइम में मुश्किल है, इस वजह से हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। 85। फॉर अ जर्नल रिएक्शन ए चेंजेस इनटू बी। कहता है कि हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। कहता है कि विच वन शुड ऑलवेज बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कहता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ए की ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, बराबर होंगे। तो देखिए, जब तक हमें Kc का अगर हमें पता ना हो, अगर Kc का हमें इल्म ना हो, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर में इक्विलिब्रियम स्टेट में ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि ए विल बी इक्वल टू बी, ये भी कहना गलत है कि बी विल बी ग्रेटर, और ये भी कहना गलत है कि ए विल बी ग्रेटर, बिकॉज we are not given the amounts of A and B, and we are not given the value of Kc. So it is not predictable, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो 85 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86। For a reversible reaction, the rate of reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant.
तो ये असल में है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये जो मोलर कंसंट्रेशन है बाज़ औक़ात इसके लिए हम एक्टिव मास का लफ्ज़ टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ औक़ात लिखा होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बाज़ औक़ात लिखा होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। तो ज़्यादा करेक्ट तो एक्टिव मासेस है, लेकिन चूंकि अक्सर औक़ात एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, we have a reversible reaction of calcium carbonate and calcium oxide and carbon dioxide. This is solid and this is a gas. This is an example of heterogeneous equilibrium. देखें ये भी solid है और ये भी solid है, लेकिन carbon dioxide is a gas. So this is an example of heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium में जब आप Kp या Kc लिखते हैं तो ये जो सॉलिड वाले टर्म है ना, इसकी जगह हम इसको ओमिट करते हैं, ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। सॉलिड की कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 के बराबर लेते हैं, यूनिटी के बराबर। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसकी कंसंट्रेशन 1 पर डिवाइड करें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो द Kp विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द gaseous product only. So 87 में option number C is correct. Question number 88. In case of heterogeneous equilibrium, the molar concentration of solid components are taken as, तो ये भी important question है। अक्सर student का ख्याल ये होता है कि सॉलिड जो हम नहीं लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, तो स्टूडेंट का ख्याल ये होता है कि ये हम 0 के बराबर लेते हैं, लेकिन 0 के बराबर नहीं लिया जाता। सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम यूनिटी के बराबर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इट इज़ नॉट इक्वल टू, नॉट टेकन एज 0, बट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड दे आर टेकन एज यूनिटी, यानी 1 के बराबर हम लेते हैं। और ये बात याद रखें कि सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है वो 1 के बराबर होती नहीं है, हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसको 1 के बराबर कंसिडर करते हैं। और ये भी याद रखें कि सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है उसके अमाउंट कम या ज़्यादा होने से उसके कंसंट्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर आपके साथ 10 ग्राम एक एलिमेंट है और वो रिएक्शन करके 5 ग्राम तक कम हो जाता है, तो अमाउंट उसकी हाफ हो जाती है, लेकिन कंसंट्रेशन उसका चेंज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मास के कम होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो कंसंट्रेशन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास और वॉल्यूम दोनों पर। तो सॉलिड का मास अगर हाफ हो जाए तो उसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है कि एटॉमिक क्लोरीन जो है ना, ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन का Kc10⁻38 है। क्या मतलब है कि Kc की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो जब Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपके साथ प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की मिकदार बहुत थोड़ी होगी। ये मतलब होता है Kc ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट इज़ इन ग्रेटर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कम होगा। तो प्रोडक्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर क्लोरीन इज़ मोर स्टेबल, और जब ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ लेस स्टेबल। तो एटॉमिक क्लोरीन विल बी लेस स्टेबल and molecular chlorine is highly stable. तो A and C both option are, A and B both option are correct. So option number D में ये दोनों ऑप्शन लिखे हैं कि ये करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर D is correct. Question number 90. Consider the reaction A changes into B, और फर्ज करें कि Kc की वैल्यू 10⁻³ है। तो -30 का मतलब ये है कि Kc की वैल्यू बहुत कम है। जब Kc की वैल्यू बहुत कम होती है तो प्रोडक्ट बहुत कम मिकदार में होगा और रिएक्टेंट आपका बहुत ज़्यादा होगा।
तो जब रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट बहुत कम बना है तो Kc की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब क्या होगा कि A इज़ मोर स्टेबल और B जो है दिस इज़ लेस स्टेबल। तो आप देखें A इज़ वेरी स्टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन नंबर A जो है ये ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि 2 moles ऑफ A रिएक्ट विद 1 mole ऑफ B प्रोड्यूस 3 moles ऑफ C एंड 1 mole ऑफ D। कहता है अगर 2 moles ऑफ ईच A एंड B आर टेकन इन 1 liter फ्लास्क, which one of the following must always be true when the system attains equilibrium। कहता है कि अगर हम A और B की बराबर बराबर मिकदारें लें तो जब इक्विलिब्रियम इस्टब्लिश हो जाएगा तो फिर किसकी मिकदार जो है वो कम होगी और किसकी मिकदार ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं A के 4 मोल लेता हूँ। कितने मोल्स लेता हूँ? 4 मोल लेता हूँ। और इसके B मैं 4 मोल्स लेता हूँ। देखो उसने कंडीशन आपको दिया है कि इन दोनों के मोल्स अगर हम बराबर बराबर लें तो फिर आप देखें कि क्या होगा। तो आप देखें इसके 1 मालिक्यूल के साथ इसके कितने मालिक्यूल कंबाइन होते हैं? 2। तो एक ये अगर यूज़ हो जाएगा तो ये कितने यूज़ होंगे? 2 इसके यूज़ होंगे मालिक्यूल। फिर इसका एक मालिक्यूल यूज़ होगा तो इसके कितने मालिक्यूल यूज़ होंगे? 2। तो बी के सिर्फ 2 मालिक्यूल यूज़ हो जाते हैं लेकिन ए के चारों मालिक्यूल यूज़ हो जाते हैं। तो नेट रिज़ल्ट ये होगा कि चूंकि ए डबल यूज़ हो रहा है ना तो इसकी मिकदार आखिर में कम पड़ जाएगी और बी की मिकदार ज़्यादा रह जाएगी। सो एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी लेस देन बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 91 में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट because we were given the same number of moles of A and same number of moles of B, लेकिन इक्वेशन हमें यह बता रहा है कि B के 1 मोल के लिए A का डबल अमाउंट यूज़ हो रहा है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होगा तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म होगा और फाइनल कंसंट्रेशन A की जो है ना वो B के मुकाबले में कम होगी। क्वेश्चन नंबर 92, हमारे पास ये एक रिएक्शन है N2O4 और 2NO2। तो ये याद रखें कि N2O4 जो है ये कलरलेस गैस है और NO2 जो है ये रेड ब्राउन गैस है। ये क्या कहता है? When the temperature is increased to 100, the equilibrium mixture become red brown। कहता है कि जब हम इस सिस्टम को हीट देते हैं तो इस मिक्सचर का जो कलर है, इसका जो कलर है तो वो हीट देने से रेड ब्राउन हो जाता है। रेड ब्राउन हो जाने का मतलब क्या है? यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन होने का मतलब ये है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो कम हो जाती है और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो देखें फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ किससे? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। और ये बात याद रखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो तब होता है हीटिंग से जब फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज ऑन हीटिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड। सो द रिएक्शन इज endothermic and that's why when you give heat so the forward reaction occur। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगा तो फिर हीटिंग से ये रिवर्स रिएक्शन होगा और फिर रेड ब्राउन कलर विल बिकम कलरलेस। तो कलरलेस से कलर फॉर्म में जाना ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर बढ़ने से फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड और हीटिंग से फॉरवर्ड रिएक्शन तब फेवर होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो 92 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, हमारे पास ये एक रिएक्शन है N2O4 into 2NO2। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इज 1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 होगी।
तो लेट सपोज फाइनल कंसंट्रेशन इसकी कितनी होगी, इसमें से फर्ज करो x मोल जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी 1 माइनस x। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 विल बी 1 माइनस x। वाई? बिकॉज x मोल्स ऑफ इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। लेकिन NO2 के मोल्स कितने बने होंगे, तो आप इधर देखें, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, 1:2 में है। तो इसके जितने मोल कंज्यूम होते हैं उसके डबल मोल्स, उसके मुकाबले में डबल मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर कितने मोल यूज हो गए हैं, x मोल, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 2x मोल। सो द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 will be this and the final concentration of NO2 will be 2x। तो ऑप्शन नंबर B is correct। क्वेश्चन नंबर 94, लेट द डेंसिटी ऑफ 1 किलोग्राम गोल्ड इज x है, ये x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ हाफ किलोग्राम ऑफ गोल्ड कितनी होगी। तो ये बात याद रखें कि डेंसिटी जो है ना सॉलिड की, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे थोड़ा सॉलिड हो या ज़्यादा सॉलिड हो, उसकी डेंसिटी सेम होती है। वजह यह है कि मास अगर आप चेंज करते हैं तो साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर आप मास हाफ करते हैं तो वॉल्यूम भी हाफ होगा। अगर मास डबल करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी डबल होता है। और डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, सो डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो 94 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर द सिस्टम दिस एंड दिस। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 मोल हैं। अब देखें, अगर आप प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो आपको पता है कि द सिस्टम विल शिफ्ट फ्रॉम लार्जर नंबर ऑफ मोल्स टू स्मॉलर। जिस तरफ मोल्स कम हो रहे हैं उस तरफ ये शिफ्ट होगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हम इस सिस्टम के ऊपर अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करें, ये जो मैं ऊपर की तरफ एरो ड्रा करता हूँ इसका मतलब है कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, मोर मोल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लेस मोल्स। यानी जिस तरफ मोल ज़्यादा हैं उस तरफ से स्मॉलर मोल की तरफ सिस्टम शिफ्ट होगा। तो क्या मतलब हुआ, यानी रिवर्स रिएक्शन होगा। प्रेशर ज़्यादा होने से रिवर्स रिएक्शन होगा। तो जब प्रेशर को हम कम करते हैं, मैं एरो नीचे ड्रा करता हूँ, इट मीन्स द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। तो इंक्रीज का जो इफेक्ट है वो बैकवर्ड है या रिवर्स है। तो डिक्रीज का इफेक्ट फिर क्या होगा, दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये उसका रिवर्स इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस सिस्टम पर प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन होगा, अगर आप प्रेशर को कम करते हैं सो फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड का निशान है, ये रिवर्स का निशान है। सो द सिस्टम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखें कि इस O2 और हाफ मोल ऑफ O2 कंबाइन एंड इट प्रोड्यूसेस SO3। लेट सपोज कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। दूसरा रिएक्शन जो है वो इसका अपोजिट है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट से हमने रिएक्टेंट बनाया है और रिएक्टेंट से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कहता है कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो तो फिर K1 और K2 के दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ ये होगा कि K1 जो है ना, K1 दैट विल बी इक्वल टू 1/K2। ये उसका उल्टा होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 है ना, और ये आपने उल्टा किया, तो फिर K2 जो है ना ये आपका 4 नहीं होगा, ये 1/4 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर चले गए और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट साइड पर चला गया। तो K1 और K2 के दरमियान ये रिलेशन होगा कि K1 इज इक्वल टू 1/K2, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि K2 इज इक्वल टू 1/K1। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें ठीक है। 97 द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एक्टिव मास किसको कहते हैं? एक्टिव मास मीन मोलर कंसंट्रेशन
और मोलर कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को इसके मोलर मास पर डिवाइड करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, आयोडीन का 127 है, तो 64 डिवाइडेड बाय 128, तो ऐसे आएगा हाफ मोल। तो हाफ मोल हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। तो 0.5 को 2 पर डिवाइड करें, सो यू विल गेट 0.25 मोलर, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, a solution of pH 6 is acidic than that of pH 3, तो ये लेस एसिडिक होगा। ए जवाब ठीक है इसमें। यानी pH जब ज़्यादा होगा ना तो उसकी एसिडिटी कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना और pH दा बोले कि योबल सारा इन्वर्सली रिलेटेड, मतलब ग्रेटर इज द pH लोअर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड स्मॉलर इज द pH सो ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसका pH 6 है मतलब pH ज़्यादा है तो उसकी एसिडिटी लेस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 10, कहता है कि अगर किसी सोल्यूशन का pH 10 हो, देखें pH इज 10, तो आपको पता है कि इसका pOH जो है ना वो 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि pH और pOH दोनों का जो सम होता है वो 14 के बराबर है। pH और pOH का सम 14 के बराबर। सो व्हेन द pOH इज इक्वल टू 4, सो व्हाट विल बी द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन? तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के लिए ये फार्मूला है 10 टू द पावर माइनस और इसका pOH, ये फार्मूला है। H आयन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 10 टू द पावर माइनस pH। तो देखें 10 to the power minus, what is pOH? 4. So the hydroxyl ion concentration will be 10 to the power minus 4. Option number D is correct. And now we are going to discuss the question number 100. This is also very interesting. ये आप याद रखें कि हमारे पास एक सोल्यूशन है HCl का। कितना सोल्यूशन है? 1 डेसीमीटर क्यूब। और जनाब इसका pH जो है ना वो 1 है। कहता है कि हम अगर इससे pH 2 वाला सोल्यूशन बनाना चाहें, pH 2 वाला सोल्यूशन, तो pH में जब आप 1 इंक्रीज लाते हैं, pH में जब आप 1 इंक्रीज लाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को आपने 10 टाइम्स कम करना होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन शुड बी डिक्रीज्ड। pH ज़्यादा करने से हाइड्रोजन आयन को आपने कम करना होगा। शुड बी डिक्रीज्ड हाउ मच टाइम? 10 टाइम, क्योंकि ये लॉगरिथमिक रेशो है। तो pH में अगर आप 1 का चेंज लाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में आप 10 टाइम चेंज लाएंगे। अब pH को अगर आपने 1 इंक्रीज करना है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को आपने 10 टाइम कम करना होगा। 10 टाइम कब 10 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कब कम होगी? जब आप इसके अंदर पानी डालेंगे और जब आप इसका वॉल्यूम जो है ना, ये 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है ना, तो इसमें आप 9 डेसीमीटर क्यूब आप पानी डालें। ये 1 डेसीमीटर क्यूब HCl का सोल्यूशन है। जब हम इसमें 9 डेसीमीटर क्यूब वाटर का सोल्यूशन डालते हैं तो आपका सोल्यूशन जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम इसका 10 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ज़्यादा करने से कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है।
और कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने अगर वॉल्यूम को कितना ज़्यादा किया, 1 से हमने 10 किया, 10 टाइम वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो 10 टाइम ज़्यादा होने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम कम होगी तो pH में 1 का इजाफा होगा। सो द सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन वी विल हैव टू ऐड 9 लीटर ऑफ वाटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। pH में 1 इंक्रीज लाने के लिए हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को 10 टाइम कम करना है। 10 टाइम कम कब होगा? जब इस सॉल्यूशन में हम 9 डेसीमीटर क्यूब पानी डालें तो इसका वॉल्यूम 10 टाइम ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम 10 टाइम ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन 10 टाइम कम हो जाती है, और जब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 10 टाइम कम होगी तो pH में 1 का इंक्रीज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, which of the following salt will produce a solution with pH greater than 7? मतलब ये हुआ कि कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्यों? देखो हमारे पास सोडियम साइनाइड है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे बनेगा NaOH plus HCN। So this is a weak acid और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन से, तो आपका सोल्यूशन जो है ना ये बेसिक होगा, और बेसिक सोल्यूशन का pH जो है वो 7 से लार्जर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, द एडिशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड डैश टू वाटर प्रोड्यूसेस अ बफर। तो आपको पता है कि बफर सोल्यूशन जो है ना वो वीक एसिड और प्लस साल्ट ऑफ दिस एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपके साथ वीक एसिड क्या है? HF है। तो फिर आपने इस HF का साल्ट इसके साथ मिलाना होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस वाला साल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HF से जो साल्ट बनता है that is sodium fluoride. So this and this when you combine you will get a buffer solution. तो option number D is correct. Question number next जो है question number 103, which one of the following combination cannot produce a buffer? तो ये याद रखें कि अगर आपके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और साल्ट है तो इससे बफर नहीं बनता, या आपने अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और इसका साल्ट लिया है तो ये जो है ना बफर नहीं बनाता। बफर बनाने के लिए वीक एसिड और साल्ट लेना होगा या वीक बेस और साल्ट लेना होगा। तो आप देखें ऑप्शन नंबर सी को, इसमें HClO4 जो है ना ये बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये HCl से काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। सो स्ट्रॉन्गर एसिड डू नॉट मेक बफर। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ये बफर नहीं बना सकता। 104, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HSO3- ये बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ना वो क्या होगा? इसके साथ एक H ज़्यादा करें तो इससे बनेगा H2SO3। इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये इससे बनेगा। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और बेस के दरमियान एक प्रोटॉन का फ़र्क होता है, एक H का फ़र्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 104 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, द कंपाउंड दैट इज नॉट अ लीवियस एसिड। लीवियस एसिड जो है ना वो उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। तो BF3 भी लीवियस एसिड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लीवियस एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीवियस एसिड है, लेकिन अमोनिया जो है ये लीवियस एसिड नहीं है। अमोनिया इज अ लीवियस बेस बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लीविस एसिड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड अ लीविस बेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106। हमारे पास 106 an equimolar solution of acidic acid and sodium acetate has a pH equal to 6। इक्वीमोलर क्या मतलब है कि एसिडिक एसिड के मोलर कंसंट्रेशन और सोडियम एसीटेट की मोलर कंसंट्रेशन अगर बराबर हो, लेट सपोज ये भी 1 है ये भी 1 है, तो आपको पता है हैंडरसन हेजलबाश इक्वेशन में कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, 1 ज़रूरी नहीं है, जो भी हो, लेट सपोज ये 1 है और ये 1 है, तो ये log ऑफ 1 आ जाएगा। तो log ऑफ 1 जो है ना ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि pH इज इक्वल टू pKa। नाउ pH हमारे पास अगर 6 है तो इसका मतलब ये है कि pKa इज आल्सो 6। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Ka? तो Ka की वैल्यू जो होगी ना वो 10 टू द पावर माइनस pKa। दिस इज द फार्मूला, Ka विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर minus pKa, to 10 to the power minus 6 will be the value of Ka. So option number B is correct. Question number 10107. पी के ए वैल्यू हमारे पास एक एसिड ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, और पी के ए वैल्यू आर गिवन। ए की पी के ए वैल्यू है 4.5, बी की 3.5 है और इसकी 6.5 है। तो ये याद रखें कि एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो पी के ए के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। मतलब ये है कि अगर पी के ए ज़्यादा होगा तो एसिड वीकर होगा, अगर ये कम होगा, पी के ए अगर कम होगा तो द एसिड विल बी स्ट्रांगर। तो सबसे स्ट्रांगर एसिड ये है बी, और फिर ए और सी सबसे वीकर एसिड होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या एसिडिटी जो है वो बी की सबसे ज़्यादा है और सी की सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी is correct. Question number 107 में ऑप्शन नंबर C is correct. 106 में ऑप्शन नंबर B is correct. 108 the average pH of blood, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके बुक में गिवन है, बायो में भी है, ये 7.4 होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B is correct. 109 the strongest base among the following is NH2 negative, इसमें ऑप्शन नंबर A is correct. ये याद रखें कि हमारे पास HCl जो है ना ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, यू गॉट द पॉइंट। इसके बाद वाटर है और अमोनिया जो है ये वीकर एसिड है, यानी ये बेस है। बेस का मतलब है कि इट इज़ अ वीकर एसिड। तो आपने पढ़ा है ना कि जो एसिड स्ट्रांगर होगा उसका कंजुगेट बेस सबसे वीकर होगा। तो व्हाट इज़ द वीक एसिड? वीक एसिड हमारे पास अमोनिया है, तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो NH2 माइनस है। H2O का कंजुगेट बेस OH माइनस है और इसका कंजुगेट बेस जो है Cl माइनस है। तो एसिड का जो ऑर्डर है ना, एसिडिटी का जो ऑर्डर, तो इनके जो कंजुगेट बेसिस है उनके बेसिसिटी का ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। अमोनिया इज द वीकेस्ट एसिड बट एमाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सो एमाइड आयन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 108 में 109 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 109 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 110 क्वेश्चन नंबर 110 में
आप देखें 110 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रांगेस्ट बेस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एसिड वीकर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांगर होगा। तो एसिडिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और HCl के मुकाबले में एसिडिक एसिड इज अ वीकर एसिड, दैट्स व्हाई एसीटेट आयन विल बी अ स्ट्रांगर बेस। तो 110 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 110 में ऑप्शन नंबर सी। 111 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखें सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना लाइक सल्फर ट्राई ऑक्साइड दिस इज एसिडिक। लेकिन जिंक ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आमतौर पर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके ऑक्साइड आमतौर पर एम्फोटेरिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 112 सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो इससे बनता है H2SO3 और इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरस एसिड। तो 112 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 what is the product when acidic acid react with sodium hydroxide। तो ये एसिडिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसके रिएक्शन से वाटर बनेगा एंड यू विल गेट सोडियम एसीटेट। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 पिक अप द आर्हीनियस एसिड और बेस। आर्हीनियस एसिड किसको कहते हैं? जिसमें H हो, और आर्हीनियस बेस किसको कहते हैं? जिसमें OH हो। तो आप अगर इसमें देखें none of them is arrhenius acid and none of them is arrhenius base। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 115 the Ka value of HCl acidic acid HF and H2SO4 are given। तो ये याद रखें कि एसिडिटी जो है that is directly proportional to Ka। pKa और एसिडिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन Ka के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसका Ka ज़्यादा होगा दैट विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यानी HCl जो है ये H2SO4 से स्ट्रॉन्गर है, HF एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन नंबर 116 द यूनिट ऑफ Kw। तो आपको पता है कि Kw इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो ये है मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर और पर डेसीमीटर रेज़ टू द पावर 6। तो ये मोल स्क्वायर इनटू डेसीमीटर रेज़ टू द पावर -6। दिस विल बी द कंसंट्रेशन यूनिट। 116 में ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb। तो Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, दिस इज द रिलेशन। 117 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 118 कहता है कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। वाटर को अगर हम एसिड माने तो इसका कंजुगेट बेस कौन होगा? इससे एक हाइड्रोजन को माइनस करें तो इससे OH नेगेटिव आएगा। सो द कॉन्जुगेट बेस इज OH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 119 pH ऑफ अ सोल्यूशन। अगर pH 10 to the power pH of 10 to the power -2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सोल्यूशन है, कहता है कि इसका pH जो है ये कितना होगा। तो देखो डायरेक्ट हम बेस के लिए pH कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए pOH कैलकुलेट करना होगा। -log of
हाइड्रोक्साइड आयन। तो माइनस log ऑफ 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा +2। सो इफ POH इज 2, then pH will be equal to 14 minus 2 is equal to 12। तो इसमें ऑप्शन नंबर 12 आता है, ए ऑप्शन है। 119 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120। The sum of pH and POH at 25 degree centigrade is, this is easy question। 120 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 121 भी बहुत आसान है। इन केस व्हेन OH इज ग्रेटर देन H, जब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा होगी, सो यूर सोल्यूशन विल बी बेसिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 122, विच ऑफ द आयन्स गिवन कैन एक्ट एज अ ब्रांच्ड एसिड एज वेल एज अ ब्रांच्ड बेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। वो कैसे? देखो, आपके साथ HSO4 माइनस है, तो ये बैक वक्त दोनों काम कर सकता है। ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो इट विल एक्ट एज अ ब्रांच्ड बेस, इससे बनेगा H2SO4। लेकिन अगर HSO4 से आप हाइड्रोजन को निकालते हैं तो इससे सल्फेट भी बन सकता है। तो it is a hydrogen donor as well as it is a hydrogen acceptor. So it can act as a branched acid and it can also act as a branched base. So इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123, द प्रोटॉन एक्सेप्टर among the following। तो ये अमोनिया है। अमोनिया जो है ना, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाता है। ये असल में इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको एक्सेप्ट करता है। सो इट इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अमोनिया जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 124, अच्छा, अगर आप वाटर में HCl, H2SO4 और HClO4, अगरचे ये इक्वल स्ट्रेंथ वाले एसिड नहीं हैं, असल में HClO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड दैन HCl और HCl स्ट्रॉन्गर है H2SO4 से। लेकिन अगर आप इन एसिड को पानी में डाल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पानी में डिज़ोल्व करता हूँ तो इससे H3O पॉजिटिव बनेगा। इसको पानी में डिज़ोल्व करता हूँ तो इससे भी H3O पॉजिटिव बनेगा। इसको मैं पानी में डिज़ोल्व करता हूँ तो इससे भी H3O पॉजिटिव। तो पानी के अंदर चाहे आप HCl डालें, चाहे आप HClO4 डालें और चाहे आप HCl डालें, all of them will finally produce hydronium ion. So any acid stronger than hydronium ion cannot stay in water, rather it will convert into hydronium ion. तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, सारे स्ट्रॉन्गर एसिड, वो पानी में जब डिज़ोल्व हो जाते हैं, सो दे हैव इक्वल एसिडिक स्ट्रेंथ। और इस इफ़ेक्ट को हम सॉल्वेंट का लेवलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है, वो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ वाले एसिड के स्ट्रेंथ को लेवल अप करता है, बराबर करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफ़ेक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ सॉल्वेंट। So this is option number B. Thank you for watching this video and best of luck.